नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं शिवम दत्त मेहता। कुछ देर की बारिश और राजधानी दिल्ली दरिया बन गई। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। रिहायशी इलाकों में हालत इस कदर खराब हो गए कि घरों से निकलना मुश्किल हो गया। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं। जैतपुर इलाके में घर की दीवार गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली दलदल हुई हो, जब पानी ज्यादा भरा हो। जब भी बारिश होती है, राजधानी की रफ्तार में ब्रेक लग जाता है। सवाल यह है कि बार बार दिल्ली क्यों डूबती है। दिल्ली ही नहीं, गुरुग्राम और नोएडा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ी सी बारिश होती है और शहर की सूरत बिगड़ जाती है। हजारों करोड़ की लागत से बनी पॉश सोसाइटी भी डूबी नजर आती हैं। सवाल यह है कि पानी के निकास की सही व्यवस्था क्यों नहीं होती। क्यों थोड़ी सी बारिश में दिल्ली एनसीआर की हालत बिगड़ जाती है। अगर देश की राजधानी का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है तो फिर दूसरे शहरों की क्या ही बात करेंगे। बाकी जगहों पर तो उम्मीद ही क्या की जा सकती है। आप ये 4 तस्वीर देखेंगे, आप समझ पाएंगे ये जल भराव, जल जमाव की। तो ये तस्वीरें आप देखिए और आप समझेंगे क्या हाल है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको पहले मैं बता दूं, दिल्ली के जैतपुर में बारिश के चलते दीवार गिरी है। ये बड़ी खबर, दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। बेहद दुखद खबर, बड़ी खबर। 2 महिला, 3 पुरुष और 2 बच्चों की मौत हो गई है। दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के जैतपुर में बारिश के चलते दीवार गिरी और बारिश के चलते ये दीवार गिरी है। दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हुई है। 2 महिला, 3 पुरुष और 2 बच्चों की मौत की ये दुखद खबर सामने आ रही है। इस वक्त ये दुखद खबर दिल्ली से, दिल्ली के जैतपुर से ये खबर, जहां पर बारिश के चलते दीवार गिर गई, जहां पर 2 बच्चे भी मारे गए। 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 महिलाएं जिनकी मौत हो गई, 3 पुरुषों की मौत हो गई। दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और आप ये तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे एक पुराना मंदिर है, उसके बगल में 10-12 साल पुरानी झुग्गियाँ हैं जिसमें कबाड़ी वाले रहते हैं। तो आपको जैसे पता होगा, रात भर बारिश होने के कारण पूरा 3-4 फीट पानी भरने से दीवार कमज़ोर हो गई और वो झुग्गियों पे ढह गई, जिसमें टोटल 8 लोग फंसे। और जैसे ही ये हमें 9-14 पे कॉल मिली तो हमारे एसएचओ जैतपुर, जो सुनील हमारे बगल में खड़े हैं, वो तुरंत मौके पे पहुंचे और उनने अपनी योद्धा, ईआरवी गाड़ी और हमारी पुलिस की गाड़ी से सारे लोगों को हॉस्पिटल तुरंत पहुंचाया। अभी वो 8 लोगों का 2 हॉस्पिटल में, एम्स ट्रॉमा में और सफदरजंग में इलाज चल रहा है। और उनमें से अभी कितने मृतक हैं एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता है, पर हमारे हिसाब से 3-4 लोगों की कंडीशंस काफ़ी सीरियस थी, जिनका बचना थोड़ा मुश्किल है। और अभी हमने ये इंश्योर किया है कि और कोई झुग्गी वाला उसमें नहीं फंसा है, और साथ ही साथ हमने अभी इन झुग्गियों को खाली करा दिया है ताकि आगे कोई और हादसा ना हो। तो आपने देखा किस तरीके का हाल ये दिल्ली में हो चुका है। और बारिश ज्यादा होती है और जल भराव जब होता है तो कच्चे मकानों को तो खतरा और ज्यादा हो जाता है। अब उनसे उन्हें कैसे बचाया जाए, या ये मसला असल में है क्या। ये ड्रेनेज का मसला है या फिर कोई और मसला है। तमाम चीजों पर डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए और आप समझ पाएंगे क्या हाल दिल्ली का हो चुका है। और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वो तो गनीमत रही कि आज छुट्टी का दिन समझ लीजिए, जहां पर रक्षाबंधन का दिन है तो कम लोग बाहर होंगे। लेकिन आज भी ये दुखद खबर सामने आई। अब इस पर किस पर सवाल उठाया जाए, किससे जवाब मांगा जाए, ये प्रश्न है। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान जुड़े हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ नवीन भटनागर जी हैं, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ के। जैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप यहाँ पर आए। आनंद शर्मा जी, पूर्व एडीजी आईएमडी के, आप हमारे साथ हैं, आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर हैं। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अब अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, हमारे रिपोर्टर। सबसे पहले मैं गाजियाबाद की तस्वीर जान लेता हूं, क्योंकि नोएडा में जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, गाजियाबाद में भी अमूमन वैसी तस्वीर हो सकती है। लेकिन अभिषेक, जरा विस्तार से समझाइए क्या स्थिति रही, कितनी ज्यादा बारिश और लोगों को कितनी परेशानी। फिर दिल्ली की बात भी करेंगे जहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट कहां हुई है, नहीं हुई है, वो तमाम प्रश्न रहेंगे। अभिषेक, पहले आप। लगातार आपने अभी बताया कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से रक्षाबंधन के पावन पर्व पर बारिश हो रही है,
वहीं इसी क्रम में अगर बात की जाए, गाजियाबाद में आज सुबह से ही बारिश है और जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि जिस तरीके से घरों में या रोड पर पानी जल भराव की समस्या है। वहीं अगर बात की जाए, गाजियाबाद जो नगर निगम है, शासन प्रशासन द्वारा जो मानसून बारिश की जो इंतजाम की जो पोल खोलती हुई नजर आ रही है बारिश, और उनके दावों के पोल खोल रही है बारिश लगातार। और जगह जगह हर जगह पर पोस्ट इलाकों पर पानी की और जल भराव की समस्या से लोग सुबह से ही जूझ रहे हैं। और हमारी जो तस्वीरें हैं जो लगातार आप देख रहे हैं, जिस तरीके से कि कहीं भी हो, किसी घरों में पानी घुस गया है, किसी की दुकानों में पानी घुस गया है। वहीं गाजियाबाद के हर जगह के रोडों पर जल भराव की समस्या से इस समय लोग जूझ रहे हैं। अभिषेक, कौन सी ऐसी जगह है, कुछ अगर जगहों के बारे में बता पाए जहां पर जलभराव ज्यादा हुआ है आपने आसपास आपको बता दूं, गाजियाबाद के बहुत पोश इलाके हैं। गाजियाबाद इंदिरापुरम है, लाजपत नगर है, और सबसे कही जाने वाली जो मार्केट है घंटाघर और कवि नगर है। तो आप देख सकते हैं जितने भी पोश इलाके हैं और निचले इलाके हैं, हर जगह जल भराव की समस्या देखने को इस समय गाजियाबाद में मिल रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभिषेक ने यह जानकारी हमें दी। चलता हूं अपने मेहमानों के पास। आनंद शर्मा जी, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये आपसे जानना चाहता हूं, बारिश हुई सुबह से, हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोएडा में रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में से आते हैं अगर हम लोग, तो वहां पर हम देखते हैं कि बारिश जब तेज होती है तो एक मन में डर ये होता है कि मुझे ऑफिस निकलना है, लेकिन अगर कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां कुछ ऐसे पॉकेट जरूर होंगे जहां जल भराव हो जाएगा और निकासी की बात तो तमाम चीजें रहेंगी, लेकिन अचानक क्या बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या इस आज के दिन ज्यादा बारिश हुई है, क्या कारण रहे होंगे सर उसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारी बारिश तो कुछ एरिया से आई है डेफिनेटली। न्यू दिल्ली की बात करें, सफदरजंग, लोधी रोड, रिज और ये पूसा के आसपास जो एरिया है, राजघाट एरिया है, और इवन आपका आरके पुरम मोती इस साइड में, इन जगहों पे जो है जो डेटा आया है तो उसमें भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों में, जो कि 8:30 बजे सुबह रिकॉर्ड की गई है, यानी पिछले 24 घंटे। तो देर रात से जो बारिश शुरू हुई ये सुबह भी कंटिन्यू रही, और कहीं कहीं तो 70 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। हालांकि बहुत ज्यादा भी नहीं, भारी वर्षा जरूर है, नो डाउट अबाउट इट। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना पुअर है नेचुरली। जी जी, तो आपका जो है कहने का मतलब ड्रेनेज है वो तो पूरा एनक्रोचमेंट हो रखा है। फ्लड प्लेन है यमुना का, उसमें एनक्रोचमेंट हो रखा है। और जहां तक सवाल है, जो हम सड़कें बनाते हैं तो एक के ऊपर एक परत चढ़ाते चले जाते हैं, उस सड़क का लेवल ऊपर तो जा रहा है, घरों का लेवल नीचे हो गया, तो घरों में पानी घुस रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके साथ आपने पक्का कर दिया पूरी सड़क को, पेवमेंट को। जो पहले पानी पर्कुलेट कर जाता था, जमीन में चला जाता, वो नहीं जा रहा, वो रन ऑफ हो रहा, तेजी से बह रहा है, तो अर्बन फ्लडिंग हो जा रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना, और कहीं तो चीजें तो ऐसी हैं, कई अंडर पासेस ऐसे हैं जो बनाए गलत गए हैं, और उनको ना तो तोड़ के नया बनाया जा रहा है, ना उनमें सुधार किया जा रहा है। लेकिन वही तो आनंद जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर की। मैं एक लेमैन लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ सड़कों पर आप जलभराव जब देखते हैं तो सड़कों की एक एम्बैंकमेंट होती है, उनको हल्का इस तरीके से बनाया जाता है। आप देखेंगे उछले हिस्से में पानी कम है, निचले हिस्से में पानी ज्यादा है, और वो उसकी नाली वाला हिसाब किताब तो है ही नहीं, नाली तो जाम पड़ी हुई है। तो मल्टीपल लेवल्स और लेयर्स में आप कह लीजिए, और सड़कों की गलियों में जिस तरीके से सड़क के ऊपर सड़क बना दिया जाना, वो मुख्य कारण यहां पर लगता है। वो एक और उसमें कचरा, ऊपर से कचरा, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, तो नालियां जो भी है वो भी क्लॉग्ड हैं, बिल्कुल हो रखी है। तो प्लानिंग, पुअर प्लानिंग है, उसको सुधारना होगा। बिल्कुल पुअर प्लानिंग है, और मल्टीपल लेवल्स पर यह काम होना चाहिए। एक कूड़ा करकट जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। आप कोई भी पैकेट खोल के आप नाले में डालते हैं, आप सोचेंगे नहीं भाई चला जाएगा, निकल जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वही चोक भी करता है। लेकिन नवीन भटनागर जी ज्यादा बेहतर समझते हैं, ज्यादा अच्छी जानकारी देंगे। डीआईजी साहब, आप मुझे ये बताइए, इसका सॉल्यूशंस कितने लेयर में हो सकता है, क्या क्या उपाय हैं? ये बेहद खतरनाक भी हो जाता है, कई बार ज्यादा पानी भर जाता है तो जानमाल का नुकसान हो जाता है, आपकी गाड़ी डैमेज हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, वो तमाम चीजें, उसमें कोई सांप निकल आए, कोई कीड़ा निकल आए, वो तमाम चीजें। गलती कहां पर हो रही है और उसका उपाय क्या है, नवीन जी? देखिए, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं कई बार बोल चुका हूं और कई चैनल पे बोल चुका हूं जी। लेकिन क्या होता है कि राज्य सरकार तो अपनी तरफ से एफर्ट्स करती है, लेकिन पब्लिक को भी थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। अब पब्लिक क्या है, वो ध्यान देती नहीं है, और इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और उसका जो भी मलबा निकलता है सब नालियों में और सीवर में जाता है। इसके अलावा
जो सीवर लाइन है वो ब्लॉक हो जाती है, उसको सफाई नहीं हो पाती टाइमली, क्योंकि इतना ज्यादा सिल्टेशन है कि वो जम जाता है, एक तरीके से सीमेंटिंग का काम हो जाता है। तो जो वर्षा का जल है उसको स्पेस नहीं मिल पाता, तो वो ओवरफ्लो करता है, और इसी तरीके से हाँ। सीवर का पानी भी ओवरफ्लो करता है। और ये ओवरफ्लो करने से जो निचले एरिया हैं, जो लो लाइन एरिया हैं, जो नीचे की बिल्डिंग्स है, इन सब में वो गंदा पानी भर जाता है। यानी नवीन जी, आपने मेन जो रीजन एक बताया, आपका मैं ऐड करता चलूं ताकि लोग भी उसको नोट करते जाएं, कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, एक तो जो आनंद जी ने भी बताया कि भाई आप बैंक्स के करीब बना लेते हैं, फ्लड प्लेन्स के करीब आप घर बना लेते हैं, वो तमाम चीजें करते हैं, उससे पानी। दूसरा, जो सीमेंट और उस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है वो नालियों में चला जाता है, आप कह रहे हैं जी। और वो सीमेंटिंग का काम करता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है। तो जो नाली का स्पेस है वो बहुत कम रह जाता है, पानी उसी वेग से आ रहा है, चाहे वो ऑरेंज अलर्ट, ये तो कहिए रेड अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट नहीं हुई बारिश का, जिस दिन ये हो गए तो ये नाव चलेंगी, जैसा कि और एरिया में हो रहा है। इसके अलावा हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसके अलावा जो है पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लोग पूरा कचरा फेंक देते हैं और वो केयर नहीं करते हैं कि हमारी सिटी है, हमें इसे साफ रखना है। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कोई ऐसा होता है तो उसमें जो एमसीडी वाले या एडमिनिस्ट्रेशन वाले वो हटा देते हैं जी मेन होल के ढक्कन, तो उससे क्या होता है कि वो दिखाई नहीं देता है, और जो लोग पैदल जा रहे हैं या जो मोटरसाइकिल या साइकिल से जा रहे हैं वो मेन होल में गिर जाते हैं। और कई ऐसे केस हुए हैं जो लोग गिरे हैं और फिर वो बचे नहीं है, पता नहीं कहाँ उनकी बॉडी मिलती है। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। और जबकि होना ये चाहिए, अगर आपने ढक्कन हटाया है तो चारों तरफ से बैरिकेड या लाल फ्लैग या लाल झंडा या लाल रिबन लगाना चाहिए, जो ये लोग नहीं करते। तो जो स्टाफ है वो भी ट्रेन नहीं है इनका, और जल्दबाजी में काम करते हैं। एक्चुअली जल्दबाजी में इनको ऑडिट कर देना चाहिए था, उसके लिए बजट रिलीज करना चाहिए था, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे एनसीआर की सरकारें हो, सबको जनवरी में अपनी प्लानिंग कर देनी चाहिए और बजट अलॉट करके फरवरी मार्च में उसका रिव्यू कर देना चाहिए था। लेकिन मुख्य तौर पर मैं कहता हूं कि पानी जो है वो पानी, देखिए वर्षा तो होगी, लेकिन एक तो कंक्रीट जंगल्स जिस तरीके से बन चुके हैं, एक ये रीजन भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आनंद साहब, आप पर ही आऊंगा, मैं आपके पास ही आने वाला हूं। और दूसरा कि नालियां जाम, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सीमेंट जैसा हो जाता है। आनंद जी, आपने एक बात महत्वपूर्ण, और ये गली गली में लोग समझते होंगे, सड़क टूटी, सड़क के ऊपर सड़क बना दी, सड़क के ऊपर सड़क बना दी। अब जिन्होंने नए घर बनाए उन्होंने थोड़े ऊंचे बना लिए, जिन बेचारों के घर पुराने हैं वो अब दोबारा से या तो घर को उठवाएंगे या तो फिर दोबारा से घर बनाए, वो तमाम चीजें। ये केवल लोगों की गलती नहीं है, इसमें सरकार या फिर कह लीजिए कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, और सभी की जवाबदेही अगर तय हो जाए कि भाई लोग तो अपने कंस्ट्रक्शन का वेस्ट फेंक ही रहे हैं, लेकिन सड़क के ऊपर सड़क बनाना वो भी तो गुनाह है। जी बिल्कुल। एक्चुअली उनको पहले वो पुरानी लेयर को हटाना है फिर बनाना है, मगर उसमें खर्चा बढ़ता है तो वो उसको खर्चा को बचाने के चक्कर में एक के ऊपर एक लेयर डालते चलते हैं, और उससे जो नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, उनके घरों में पानी घुस रहा है, और ये सब तमाम सिटीज में यही हो रहा है। और दूसरा मैं यहाँ करना चाहूंगा, वी हैव टू रिस्टोर एंड कंजर्व आवर वाटर बॉडीज। जो हमारे तालाब है, दिल्ली में 500-600 तालाब होते थे, आज शायद 50 भी नहीं होंगे। वो सारे तालाब जो है उनमें मिट्टी भर दी है, कहीं भर भर के उनमें मकान बन चुके होंगे। तो पुरानी टोपो शीट्स होती है सर्वे ऑफ इंडिया के पास, वो लीजिए आप, उससे आइडेंटिफाई करिए कहाँ कहाँ वाटर बॉडीज थी आपकी, उस एरिया को खाली करवाइए, उसको वाटर बॉडी को रिस्टोर करिए, उससे ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा आपका, फ्लडिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी आपकी। और उसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है, मॉनसून सीजन होने से पहले रिस्क मैपिंग करनी है। वो पता नहीं क्यों नहीं ये लोग कर रहे कि दिल्ली के अंदर रिस्क मैपिंग होनी चाहिए, मैप बनना चाहिए कहाँ पर सबसे ज्यादा जल भराव होता है और वहां जल भराव क्यों होता है, क्या उसके लिए क्या दोबारा से कुछ हमें करना पड़ेगा या कोई अंडरग्राउंड कुछ डालनी पड़ेंगी, टनल्स बनानी पड़ेंगी या पंप लगाने पड़ेंगी। तो इस तरह की काम मुश्किल तो है नहीं, जब चांद तक पहुंच जा रहे हैं हम, बड़े बड़े मैं आनंद जी वही तो मैं कह रहा हूं कि ये वाटर लॉगिंग, नालियों की सफाई, प्लास्टिक से बचो, पेड़ लगाओ, वो तमाम चीजें,
ये तो लगता है स्कूल से हम पूछते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है ये अनंत दौर तक चलने वाला एक ऐसी समस्या है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली। ये मतलब लोगों को जागरूक करना, इसको एक मुझे लगता है रेवोल्यूशन के तहत एक भाई ये करना है, सभी को करना है। इस देश ने बहुत कुछ हासिल किया है, तो ये भी स्वच्छ भारत का इरादा भी तो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया था। प्लास्टिक को नो बोलने वाली बात भी कही गई थी, लेकिन फिर प्लास्टिक हर जगह प्लास्टिक है, वो तमाम चीजें। आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ। जी जी बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, हम जानते तो सब कुछ है पर मानते नहीं है। सबको मालूम है ये सब, पर वही बात है कि सिविक सेंस इतनी पुअर है, और कोई मुझे लगता है ज्यादा जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन, उनको दिल्ली से कोई लगाव तो है नहीं। और दिल्ली के रहने वाले भी लोग ऐसे हैं, कार से उतरेंगे सारा कचरा बाहर फेंक देंगे, नालियों में फेंक देंगे, चलते हुए फेंकेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लॉस को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कोई कचरा फैला रहा है, ऐसे गंद डाल रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, चलान होना चाहिए उनको, मगर वो नहीं हो रहा। सिंगापुर वगैरह में देखिए आप, कचरा फेंक के देखिए जरा। वही मैं कह रहा हूँ, तो बाकी देशों में भी बारिश होती है। डेमोक्रेसी जो है, कहते हैं घोड़ों के लिए, गधों के लिए नहीं है। हाँ, नहीं ठीक है, नहीं सम्मान के साथ, कोई नहीं, जो गलती करते हैं उनको हम यहाँ पे कहेंगे। अभिषेक जी, अभिषेक आप मुझे बताइए, जो सड़कों के किनारे नालियां हैं, ज्यादातर आप यहाँ पर हाल देखते हैं, क्या वहां पर क्योंकि लोगों ने, किसी ने दुकान लगा ली, किसी ने कब्जा कर लिया या उसको भरी दिया है, जैसे कि ये बता रहे हैं कि दिल्ली में कितने तालाब हैं, वो तालाब ही गायब हो गए होंगे। ऐसी स्थिति गाजियाबाद, नोएडा, इस तरफ भी देखने को मिलती है, क्योंकि जल जमाव और वो रोड का कंस्ट्रक्शन, तमाम चीजें हैं। तो जैसा कि बता रहे हैं, जगह जगह जो नाली है या फिर जगह जगह जो जल भराव की समस्या है, वो अवैध निर्माणों को भी एक ही तरफ दर्शाता है, क्योंकि हमारे जो गाजियाबाद में संसाधन है वो लिमिटेड है। और सबसे बड़ी बात जो है, शासन प्रशासन द्वारा जो मानसून एक बजट निकाला जाता है और बड़े बड़ी तैयारियों की बात की जाती है, वो कहीं ना कहीं कागजों में सीमित रहती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, अगर वो प्रयास करते तो आज ये नौबत हमें ना देखनी पड़ती। नहीं, ये ठीक है, लेकिन हाँ, ये बात जिस तरीके से गाजियाबाद में हर ठीक है, मतलब जो सब कुछ कागजों में अगर रह जाएगा अभिषेक, तो वो कैसे होगा? नवीन जी, सभी को घर का अधिकार है, सभी को रोजगार का अधिकार है, ये देश बहुत बड़ा है, सभी को साथ में लेके चलना है। आपको क्या लगता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया क्या रहेगा, जिसमें सभी का हित भी रहे, सभी का रोजगार? अब हर कोई इतना फॉर्चुनेट, इतना लकी नहीं होता कि वो एक पॉश कॉलोनी में ही अपना घर बनाए या फिर अच्छे घर में वो ले पाए। कुछ लोग झुग्गियों में रहते हैं, कुछ इस तरीके से रहते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका मतलब ये तो हर जगह जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल, इसके लिए एनडीए में एक्ट और पॉलिसी 2009, इसमें सेक्शन 10 और 11 में क्लियर कहा गया है, पब्लिक को अवेयरनेस कैंप चलाए जाने चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए पब्लिक को, जो बहुत पहले इनको कर देनी चाहिए थी। क्योंकि जब तक हम पब्लिक का सहयोग नहीं लेंगे, केवल शासन के ऊपर डाल के, तो नवीन जी, किसकी जिम्मेदारी है ये जो अवेयरनेस कैंपेन्स? तो सबकी, पब्लिक की भी है, शासन की भी है। क्योंकि देखिए, आर्टिकल 21 क्लियर बोलता है, जो आपका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी फिक्स की गई है। बताइए, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, एनडीए में एक्ट की पॉलिसी 2009 में क्लियर दिया हुआ है। इसके ऊपर बहुत से एक्ट है, पता नहीं क्यों लोग सीरियस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हो रहा। अकेले नहीं, इस पता नहीं नवीन जी, इस पता नहीं क्यों कही, तो आज जवाब हमें निकालने का प्रयास करना है। यही तो कि भाई उसको कैसे, हमें एक ऐसा सॉल्यूशन जो निकले। आपने बिल्कुल सही कहा, अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाने चाहिए। वो आनंद जी, आप मुझे बताइए, अगर इलीगल प्रॉपर्टीज की बात की जाए और अवैध जिस तरीके से कंस्ट्रक्शंस किया जाए, क्या सब कुछ अगर हमने हटा दिया, ये एक स्टेप हो सकता है उसको सुधारने का? या फिर नालियों पे पहले फोकस किया जाना चाहिए सबसे पहले, कि भाई हम सारा कुछ एक साथ नहीं कर सकते? पहला, अगर दिक्कत जलवायु परिवर्तन की है तो पेड़ लगाना होता है, तो पहला पेड़ तो कोई लगाए। पहला स्टेप क्या होगा आनंद जी इसमें? देखिए, पहला सबसे ये होगा कि आप अपने ड्रेनेज को सुधारें। जहां जहां ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर एनक्रोचमेंट है, सबसे पहले उसको साफ सफाई होनी चाहिए, उसको क्लियर करके दोबारा रिस्टोर करना है, वो सबसे बड़ा है। और दूसरी मैं जो कहना चाहूंगा कि देखिए, जापान में स्कूल में सबसे पहले बच्चों को साफ सफाई सिखाई जाती है। साफ सफाई कैसे, खुद भी स्कूल में कैसे साफ सफाई, वही बच्चे ही करते हैं स्कूल में आके सफाई।
और वही बच्चे जो बाहर भी जाते हैं तो कोई गंद नहीं फेंकते। बिल्कुल। तो सवाल शुरुआत होनी चाहिए स्कूल से। हमारे स्कूलों में बच्चों को सिखाना होगा कि भैया कचरा नहीं फेंकना है और अपनी साफ सफाई खुद करवाई जाए उनसे। यानी तो प्लास्टिक, सर आप प्लास्टिक की बात कर रहे हैं? प्लास्टिक की और कोई भी कचरा, देखिए सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं है, बाकी तरह के कचरे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो टोटल साफ सफाई कैसे करनी है और कचरे को कैसे उसका निस्तारण करना है, कहाँ फेंकना है। अब जर्मन जैसी में देखिए तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे बिन्स लगा दिए, जैसे आप उसमें डालोगे वो वैक्यूम्स लगा हुआ है, अंडरग्राउंड बड़े बड़े पाइप बनाए, वो खींच के ले जाता है एक जगह सीधे प्रोसेसिंग सेंटर पर। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आजकल अवेलेबल है। लेकिन मुझे आनंद जी लगता है प्लानिंग, मुझे लगता है रिसाइकलिंग भी नहीं हो रही है। हाँ। कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं दिल्ली के, ईस्ट दिल्ली के अंदर भी और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में भी, और पूरी दिल्ली बड़ा पहाड़ बन जाएगी यदि हमने रिसाइकलिंग ना शुरू की। और यही कचरा बह बह के नालियों में भर रहा है और सब अंडरग्राउंड वाटर में भी रिसाव हो रहा है, हैवी मेटल पोल्यूशन हो रहा है। इसके बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, एक ही नुकसान नहीं है। ये एक बात मैं उदाहरण, जिस तरीके से फॉरवर्ड प्लानिंग की बात यहाँ पर अभिषेक ने भी कही, आप सभी कह रहे थे कि भाई अवेयरनेस, मिंटो ब्रिज अंडरपास के बारे में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां पे पता लगा कि भाई यहाँ पर इस एरिया को थोड़ा सीरियसली लिया गया तो वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं देखने को मिली। तो हमारे पास उदाहरण है कि अगर सरकार प्रयास करे, प्रशासन प्रयास करे तो भाई ये बहुत बड़ा काम कुछ है नहीं, या इसको सुधारा जा सकता है। नवीन जी, एक तो नालियों को साफ करना पहला स्टेप, अब आप आगे के 2-4 स्टेप्स बताइए, फिर इसको क्लोज करते हैं। जी, और दूसरा जो है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने से क्या होगा, थोड़ा सा जो है ना हरित क्रांति आएगी और लोगों में थोड़ा जागरूकता, सफाई के प्रति भी कैंप चलाना चाहिए। और इसके अलावा प्लास्टिक के ऊपर, जैसे प्लास्टिक की बोतल हैं, रैपर्स हैं, इन सब के ऊपर जो है और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर जो है लाल हरे वो डिब्बे रखे गए थे कचरे के, उनकी मात्रा बढ़ानी चाहिए। और इसके लिए जो है राउंड द क्लॉक अपना जो सफाई की मशीनें हैं इनके पास, उसको लगा देना चाहिए ताकि वो सफाई पे ध्यान दें। और इसके अलावा जब ये सब होगा, और एक सबसे बड़ी बात है, इलीगल जो कॉलोनी है माइग्रेट हो रही है, जो बांग्लादेश से, आपके बर्मा से, या आपके जो है और गांव से, इवन गांव में जमीनें हैं, गांव में वो काफी खेती है, फिर भी वो झोंपड़ी डाल के शहर में आ जाते हैं। मतलब कुछ सीरियस स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे पालते हैं नवीन जी, कुछ हार्ड स्टेप्स। हाँ, गंदगी होती है। हाँ, कुछ हार्ड स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे वो बुरा लगे। हाँ, चाहे वो बुरा क्यों ना लगे यहाँ पर। और इसमें आपको क्या लगता है ये कितना समय लग जाएगा अगर एक स्टार्ट इसको कर दिया जाए इस तरीके से? भाई एक कम से कम जब तक आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, और इनको जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने जबरदस्ती वो ऐसी इलीगल बस्तियां हटा दी हैं, जब तक ऐसी कठोर कार्रवाई आप नहीं करोगे, या योगी जी जैसा करते हैं, जब तक आप ये सख्ती नहीं करोगे, अगला साल आपके लिए और भी मुसीबत भरा होगा। क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और भारी से भारी बारिश हो रही है, रेड अलर्ट हो रहा है। जिस दिन रेड अलर्ट बारिश का घोषित हो गया और जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नाव ना चले तो मेरे नाम बदल देना। सभी सड़कों में, कॉलोनियों में नाव चलेगी। इसलिए आप अभी से ही अलर्ट हो जाइए। आशा करते हैं कि एज अ सिविल सोसाइटी और सरकार हर कोई इसमें सजग हो और इसका हल निकाला जाए। केवल आरोप नहीं, सब मिलकर करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। भटनागर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए थे, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली कैसे दरिया बन जाती है हर बार। कुछ चीजों में बदलाव देखा गया, लेकिन क्या इसको पूर्णतः जल्दी सुधारा नहीं जा सकता है? फिर पहले प्लान अगर किया जाता, ना केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर, गुरुग्राम, तमाम जगहों पर बेटर प्लानिंग, फॉरवर्ड प्लानिंग से क्या कुछ बदलाव आएगा? नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं।